वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मैथमेटिक्स के बेसिक यानी नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू नंबर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मैथमेटिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे यदि हम इंग्लिश की बात करें तो उसकी शुरुआत ए बी सी यानी कि अल्फ़ाबेट से होती है। हिंदी की शुरुआत करें तो उसकी शुरुआत छठवा बड़ा यानी कि ओलम से होती है। उसी प्रकार यदि हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स का जो बेसिक यानी मैथमेटिक्स की शुरुआत 1 2 3 यानी हम कह सकते हैं नंबर से होती है। यदि मैथमेटिक्स की शुरुआत नंबर से होती है तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि मैथ नंबर्स एक्चुअली होता क्या है। व्हाट इज अ नंबर देखेंगे हम। नंबर क्या है बोले सर 1 2 3 4 5 ये सब नंबर है। दूसरा स्टूडेंट बोलेगा सर 1 2 3 4 5 ये सब नंबर। एक बोलेगा सर 1 2 3 4 और 5। गुड, ये सब नंबर है। यदि हम आपसे ये पूछे एग्जैक्ट डेफिनेशन नंबर की क्या है तो आप ये देखेंगे कि जो भी आपने लिखे 1 2 3 4 5 या ये वाले 1 2 3 4 5 तो इन दोनों में एक स्पेसिफिक कंडीशन उभर के आ रही है। इन दोनों में एक सिमिलरिटी है, समानता है क्या कि ये सबको अगर हम देखें तो इन्हें क्या हम एक प्रकार के सिंबल यानी चिन्ह नहीं कह सकते। देखो, सिंबल यानी इन्हें एक प्रकार के चिन्ह नहीं कह सकते। बोले कैसे? तो दो बार अगर दो चीलो बना दो बोले तीन बन गया, एक डंडा खींच दो वन बन गया। ये सब है क्या? ये सब सिंबल यानी चिन्ह ही तो है। तो क्या नंबर चिन्ह है? जी, नंबर एक प्रकार के चिन्ह हैं। और अगर यहाँ बात करें 1 2 3 4 5 ये चिन्ह नहीं है, ये तो इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हुए हैं। क्या? तो क्या नंबर वर्ड्स हैं? जी हाँ, नंबर एक प्रकार के चिन्ह, नंबर एक प्रकार के वर्ड्स यानी कि शब्द हैं। क्या प्रत्येक शब्द नंबर हो सकता है? हम कहें, अगर हम कहें राम, राम एक वर्ड है, बिल्कुल राम एक वर्ड है। क्या राम नंबर है? जी नहीं, राम नंबर नहीं है। अभी हमने कहा था कि नंबर एक सिंबल होते हैं, बहुत अच्छी बात, एक हम चिन्ह खुद बना दे रहे हैं। ये ये क्या कोई नंबर है? जी नहीं, केवल सिंबल या वर्ड हो जाने से कोई नंबर नंबर नहीं बन जाता। ऐसा सिंबल यानी ऐसा चिन्ह या ऐसा शब्द जो किसी मात्रा को निर्धारित कर दे। क्या कर दे? मात्रा को निर्धारित कर दे, उसे हम नंबर नंबर यानी संख्या बोलते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कुछ पेंसिल, ध्यान से समझना, बहुत बेसिक है। कुछ पेंसिल, अब आप लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन उभरी, बोले सर ने बोला कुछ पेंसिल, कुछ का मतलब तो समझ में नहीं आ रहा कितना, कुछ तो टू भी, दो भी हो सकती, तीन भी हो सकती, चार भी हो सकती, पांच भी हो सकती। कुछ देर बाद मैंने बोल दिया कुछ नहीं, 5 पेंसिल। आपकी कन्फ्यूजन दूर, आपकी मात्रा क्लियर हो गई। यानी जो मात्रा आपकी थी वो अब एग्जैक्ट बन गई। और इस एग्जैक्ट बनाने का काम किसने किया? इस मात्रा को निर्धारित का काम करने का काम किसने किया? 5 ने किया। तो 5 क्या है? एक नंबर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं अ सिंबल और वर्ड विच टेल्स अस अबाउट एग्जैक्ट क्वांटिटी, यानी एक ऐसा शब्द जो
किसी की मात्रा को निर्धारित कर दे उसे हम क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब हमें दो वर्ड मिलेंगे सर, एक वर्ड मिलता है डिजिट और दूसरा वर्ड होता है जी नंबर। डिजिट में और नंबर में क्या अंतर है? अगर हम डिजिट की बात करें तो ये सिंगल एंटिटी होती है, यानी हमारे मैथमेटिक्स में अगर डिजिट देखें तो कहाँ से शुरू होती हैं, 0 1, ये हमेशा सिंगल पाए जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब कैसी एंटिटी है, ये सब सिंगल है। और यदि ये सिंगल है तो हमने क्या बोलेंगे, ये डिजिट है। एक डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे मैथमेटिक्स में टोटल कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट। अगर बात करें नंबर की, नंबर क्या होती हैं, जब ये डिजिट आपस में मिल जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा डिजिट को हम एक साथ लिख देते हैं तो वो नंबर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी संख्या बनाते हैं। ये है अंक और ये है संख्या। जैसे हमने लिखा 2 और 3, अगर हम इनको पढ़ें तो ये पूरी संख्या है, जिसे आप क्या बोलोगे, 23 23। ये क्या है, एक नंबर है। कैसी संख्या है? अगर इसमें अंक की बात करें, अंक कितने हैं, इसमें डिजिट कितने हैं जी, डिजिट है 2। तो ये दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या है। नेक्स्ट 2 3 5 6, ये तो एक संख्या है 2356। लेकिन इसमें यदि अंक की बात करें, यानी डिजिट कितने हैं, डिजिट हैं 4, तो ये 4 अंक की एक संख्या है। ये पूरी क्या है, एक संख्या है। तो सीधा फंडा ये है, यदि हम डिजिट की बात करेंगे तो केवल हम सिंगल की बात करेंगे, यानी 0 से लेकर केवल 9 तक की बात करेंगे। और यदि हम नंबर की बात करेंगे तो 2 या 3 से ज़्यादा डिजिट आपस में लिख दें तो वो किसका निर्माण कर देते हैं जी, नंबर को बना देते हैं। अब बात आता है, कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार देखने को मिला कि हमारे जो गिनती हम जो लिखते हैं, एक से शुरुआत करते हैं, उसमें एक अंक की कितनी संख्या है, दो अंक की कितनी संख्या है, तीन अंक की कितनी संख्या है। बहुत अच्छी है। यदि हम एक अंक की संख्या की बात करें, यदि हम एक अंक की संख्या की बात करें तो क्या देखेंगे, बोले सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यदि हम एक संख्या 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 को कभी संख्या नहीं माना जाता। एक अंक की टोटल कितनी संख्या हो गई, 9। ध्यान से देखना, अगर हम बात करें दो अंक की टोटल कितनी संख्या है, 1 से लेकर 100 तक टोटल 100 हो जाती हैं। उसमें से एक अंक की 9 चली गई, बाकी बची कितनी, बोले सर 91। कितनी बची सर, 91 बची। लेकिन इसमें से एक संख्या 3 अंकों की भी तो है, जैसे 100 बोलेंगे, तो टोटल कितनी बची जी, 90। अगर हम बात करें दो अंक की टोटल कितनी संख्या है मैथमेटिक्स में जी, 90। अब ऐसे ही लिखते जाओ, बहुत सिंपल फंडा। 3 अंक की सर 900, 4 अंक की सर 9000। तो ऐसे अगर लिखते जाओ, 5 अंक की 9, 9 के बाद 4 जीरो, एक अंक की 9 संख्या है, दो अंक की 9 90, 3 अंक की 900। ये शायद किसी कंपटीशन में पूछा गया था, एक कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इनको याद रखना। तो अभी हमने क्या देखा, नंबर देखे, नंबर का डिफाइन किया, डिजिट देखे, और फिर ये देखे कि मैथमेटिक्स में कितने डिजिट है। चलो जी अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं कि नंबर को कितने प्रकार में डिवाइड करेंगे। अगर हम देखें कि अगर एक हम जनरल बात करें तो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वास्तविक हों, कैसी, वास्तविक, जो रियल हों,
जिन पे हम काम करें। एक कैसी होती हैं, एक होती हैं इमेजिनरी, जिन्हें हम काल्पनिक बोलते हैं। कौन सी? काल्पनिक। इनकी हम सिर्फ कल्पना मात्र कर सकते हैं, ये चीजें होती नहीं हैं। जैसे यदि हम बात करें आपसे कि भैंस घास चढ़ती है, ऑब्वियसली वास्तविक चीज है, रियल है ये। अगर हम कहें भैंस उड़ती है, तो दिमाग तो सोच सकता है उड़ती है, इमेजिन कर सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं, बट क्या ये वास्तव में ऐसा है? जी नहीं है। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? काल्पनिक। ऐसा ही कुछ होता है नंबर्स में। कुछ नंबर ऐसे हैं जिन पे हम काम करते हैं, जो हमने अभी तक पढ़े हैं, उन्हें हम बोलते हैं वास्तव। जितने भी संख्या हम अभी तक पढ़ चुके हैं, उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? जो वास्तव में है, जो उनका वास्तव में स्वरूप है, उन्हें क्या बोलती हैं? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। बोले सर काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं? चलो जी थोड़ा एक चीज करके देखते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप 5 का वर्ग निकालेंगे, आप कितना निकालेंगे? 25। हम आपसे कहें -5 का वर्ग निकालिए, सर आपने निकाला 25। फिर हमने कहा आप 3 का स्क्वायर यानी वर्ग निकालिए, सर आपने निकाल दिया 9। हम आपसे कहें जी 4 का -4 का वर्ग निकालिए, आपने निकाल दिया सर 16। अच्छा एक बात बताओ, इन चारों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही? 25, 25, 9, 16। जी बिल्कुल। यदि आपने देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हम किसी भी संख्या का यदि वर्ग निकालते हैं, वो हमेशा प्लस में आता है, इसमें आता है। यानी कि जो आपका वर्ग है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। चलो देखो, अगर मान लिया कि वर्ग यदि माइनस में नहीं हो सकता, यानी कि किसी भी संख्या एक्स स्क्वायर का वर्ग कभी भी हम -5 नहीं लिख सकते। ध्यान से समझना, यानी हम किसी का वर्ग कभी -5 नहीं लिख सकते। मान लिया कि अभी हम सिर्फ कल्पना मात्र करेंगे। मान लिया कि हमने एक्स स्क्वायर बराबर -5 लिख दिया, हमने कल्पना कर ली, ठीक है, किसी का स्क्वायर होगा -5। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? √-5, ये वर्ग उधर जाएगा, यानी स्क्वायर उस साइड जाएगा, ये रूट बन जाएगा। इतनी चीज में हमने क्या की थी? कल्पना की थी सिर्फ। कल्पना करने पर हमें कुछ ऐसा मिला, यानी कि हमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वाला वैल्यू मिला। तो हम ये कह सकते यहां से कि कभी भी हम माइनस का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग कभी माइनस नहीं होता। ये सिर्फ हम कल्पना मात्र कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं। और जब काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को एक साथ एक रूप में लिखा जाए, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम्मिश्र संख्या। ध्यान से समझना, बहुत बेसिक है, बहुत से लोगों को ये पता होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको आगे ऐसी मिलेंगी जो शायद कुछ रह गई होंगी। कौन सी संख्या हो गई? सम्मिश्र संख्याएं। यानी कि हमने अगर नंबर को क्लासिफाई किया तो कैसे में करेंगे? तो वास्तविक संख्याएं, दूसरी सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं में दो भाग होते हैं, एक तो पूर्ण वास्तविक भाग जिसे बोलते हो, और एक होता है काल्पनिक भाग जिसे आप आई बोलते हो। क्या? आई बी। ध्यान से समझना, आई बी। ये तो काल्पनिक भाग है, यानी हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। ये पूर्ण तक, सॉरी, ये काल्पनिक नहीं, ये आपका रियल यानी कि वास्तविक भाग है। ये होता है आपका काल्पनिक भाग, यानी हम जिसकी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना हमने किसकी की? हमने की सर किसी का भी स्क्वायर कर दो अंडर रूट के अंदर माइनस में। बहुत अच्छी बात। तो जो यहाँ पे जो आई का वैल्यू होता है, ये होता है आपका -1 किसमें? अंडर रूट में। यानी यहाँ पे सिर्फ कल्पना मात्र की जाती है।
तो आपको इतना कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ कि आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं और वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो काल्पनिक संख्या वो होती हैं जिनके वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह हो। कौन सी संख्या? यानी ऐसी संख्या है जिनके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का चिन्ह हो। आप उन्हें आंख बंद करके लिख देना। ये कौन सी संख्या है जी? काल्पनिक संख्या है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या है। क्लियर? चलो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का काम खत्म यहाँ पे। अब हम जो भी बात करेंगे वो सब रियल नंबर पे करेंगे। वास्तविक संख्या जो हम पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, जो हमने अभी तक लिखी हैं, वो सारी संख्या रियल नंबर हैं। तो चलो अब हम इनको ही थोड़ा आगे इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगला हम देखेंगे रियल नंबर, यानी कि इन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया। एक तो रेशनल, जिन्हें बोलते हो आप परिमेय, और दूसरी इर्रेशनल, इन्हें आप बोलोगे अपरिमेय संख्या। बोले सर रेशनल इर्रेशनल समझने से पहले हम थोड़े दो पॉइंट पे बात कर लेते हैं। कौन दो पॉइंट पे? कि यदि हम किसी भी नंबर को, एक्स कोई नंबर है, इसके जीरो से भाग करें तो कितना आंसर है आता है, और यदि जीरो को किसी नंबर एक्स से भाग करें, कोई भी हो, तो कितना आंसर आता है। याद रखना, जब भी जीरो आपका अंश में होगा तो ये आंसर आपको कितना देगा? हमेशा जीरो देगा। और यदि जब जीरो हर में होगा तो ये आंसर आपको आंसर अपरिभाषित अपरिभाषित, यानी इसे हम बोलते हैं अनंत भी बोलते हैं बहुत से लोग। इसका मतलब ये होता है, अपरिभाषित का मतलब होता है यदि हम किसी नंबर को जीरो से भाग कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसकी कोई परिभाषा नहीं है, उसका कोई आंसर नहीं है। आप लोग अनंत बोलते हो, किसी ने अनंत देखा है? अनंत का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जिसके बारे में हमें परिभाषा पता नहीं है, तो हम उसे क्या लिखेंगे? ये चीज कैसी है? अपरिभाषित है। और जब भी जीरो किसी संख्या के अंश यानी कि न्यूमरेटर में हो तो आंसर हमेशा कितना आएगा? जीरो। ये दो बातों पर करते हैं। तो वही चीज है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन नंबर्स को हम p बटे क्यू के रूप में लिख देते हैं, इसके रूप में, द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बटे क्यू, और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ही तो है, फ्रैक्शन यानी कि इसे आप लिखते हो भिन्न के रूप में लिख सकते हो। किस में लिख दोगे? भिन्न के रूप में। तो वो संख्या क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन? के जो आपका q होगा दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अभी हमने देखा, यदि किसी के हर में यदि जीरो हो जाता है तो उसका आंसर क्या आ जाता है? अपरिभाषित, यानी इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि जीरो कभी हर में नहीं आ सकता। तो रेशनल नंबर कौन होंगे? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या कहलाती है। अब ऐसे ही आ जाती है यहाँ परमेय संख्या, इरेशनल नंबर, सीधी बात, जिन्हें अपन p बटे क्यू के रूप में ना लिख पाए, यानी द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। यही कंडीशन बनेगी जहाँ क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जीरो के। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कंडीशन अपरिभाषित बन जाती है। ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो 3/4
क्या ये अपरिमेय संख्या है? या परमेय संख्या? जी बिल्कुल परमेय संख्या है, क्योंकि ये p है और ये q है, और q 0 की बराबरी भी नहीं है, यानी कि ये परमेय संख्या को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। हम का है 5/6। क्या ये परमेय संख्या है? जी बिल्कुल परमेय संख्या है, ये p है और ये है q। गुड। 22/7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस पर भी हम आपको बताएंगे। क्या ये परमेय संख्या है? जी बिल्कुल परमेय संख्या है, ये p है और ये q है। तो ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिखे जाएं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन और होगी, जो p और q हों ये आपके पूर्णांक हों। क्या हो? पूर्णांक हों, यानी कि एक इंटीजर हो। क्या हो? इंटीजर का मतलब पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब पूरे अंक, 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 -3, बस q 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये सारी संख्या कैसी होंगी? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अब बात करते हैं हम रेशनल नंबर की। देखा कि जो संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या होती हैं। आप इनके उदाहरण बिल्कुल देखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं उदाहरण कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। कुछ ऐसे प्रकार तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे यदि हम बात करें, आपसे कहें कि आप √3 बताओ, परिमेय संख्या है कि नहीं है? जी आपने कहा अंडर रूट का हम √3/1 भी लिख सकते, क्यों नहीं थी, उसको भी हमने ले लिया। क्या आप हमें बताएंगे 3 एक पूर्णांक है? जी नहीं, √3 एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसका अभी वर्गमूल पूरा निकलता ही नहीं। तो क्या ये परमेय संख्या होगी? जी ये परमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन ये अपरमेय संख्या जरूर। तो अगर हम सीधा पॉइंट पे बात करें, तो ऐसी संख्या जिनका आप वर्गमूल ना निकाल पाओ, √2, √3, √5, ये सारी संख्याओं को आप आंख बंद करके अपरमेय संख्या में रख सकते हैं। अब एक और आ जाती है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन चुका है, पाई। पाई परमेय संख्या, परमेय संख्या। पाई जे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, याद रखना पाई को आप किस में लिखोगे? अपरमेय संख्याओं में लिखोगे। अभी मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ आप इन दोनों का याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 22/7 कहे तो आप परमेय संख्या में रख देना, और यदि कोई केवल पाई की बात करे, आपको अपने दिमाग से नहीं निकालना कि पाई बराबर 22/7 होता। यदि आपसे कोई कहे 22/7 तो आप परमेय रख देना, और यदि आपसे कोई कहे पाई तो आप अपरमेय में उसको रख देना, यानी इरेशनल नंबर के अंदर उसको रख देना। एक और बात आती है, अगर हम आपसे कहें सर बताओ 0 परमेय संख्या, परमेय संख्या? क्या हम 0 को 0/1 नहीं लिख सकते? क्या हम 0 को 0/2 नहीं लिख सकते? यदि लिख सकते हैं, क्या 0 p नहीं हो सकता? p एक पूर्णांक है। क्या 0 एक पूर्णांक नहीं है? जी बिल्कुल 0 एक पूर्णांक है। एक एक पूर्णांक नहीं है? जी बिल्कुल पूर्णांक है, p/q के रूप में लिख गया। ए भी एक पूर्णांक है, ए भी एक पूर्णांक है, और हमने देखा q 0 के बराबर भी नहीं है, यानी वो इसको फॉलो कर रहा है। तो एक क्वेश्चन 0 से भी बनता है, क्या 0 परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या? जी 0 एक परमेय संख्या है। 0 इज ए रेशनल नंबर। ये 2 पॉइंट हैं, स्टार है, इनको याद रख लेना। एक तो 22/7, 0 और पाई। यदि कोई कहे 22/7 परमेय संख्या, 0 परमेय संख्या, पाई अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जिनका रूट नहीं होता, परफेक्ट रूट नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, वो संख्या कैसी है? ये परमेय संख्या। लेकिन इसके अंदर आप ये मत डाल देना बोले √-5, बोले नहीं निकाल सकते। अगर अंडर रूट माइनस के, यदि माइनस अंडर रूट के अंदर आ गया, तो ये संख्या काल्पनिक बन जाती है, यानी कि इमेजिनरी बन जाती है। कौन सी बन जाती है? इमेजिनरी। क्लियर? चलो, अब हम आगे बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है दशमलव विस्तार।
अब केवल आप इसको देख के ही बता दोगे कौन सी परमेय है, कौन सी अपरमेय। दशमलव विस्तार। अभी हम 3 पॉइंट आपको देने वाले हैं। पहला, यदि हम आपसे कहें आप 20 को यानी 20 को 40 से भाग करो, आप क्या कहोगे सर? 0, 0.40, 40×5 = 200। बिल्कुल सही। कितना आ गया? 0.5। हमने आपसे कहा कि अब आप 10 को 3 से भाग कीजिए। आपने कितना पाया? 3×3 = 9, फिर 3 यानी सॉरी 1, 3×3 = 3×9, फिर 1। यानी कंडीशन क्या बनी? कुछ ऐसी कंडीशन बनती जा रही, 3 आता जा रहा। यानी अगर ये बार बार आ रहा तो हम इस पे लिख सकते हैं 3.3 पे बार। बहुत अच्छा, 3.3 पे बार। यदि हम आपको एक और एग्जांपल दें कि आप लिखो 0.14567 09321, मतलब संख्या का कुछ क्रम ही नहीं, चाहे जैसी संख्या चाहे जैसी आती चली जा रही। तो हमने 3 देखे, एक देखा 0.5, एक देखा 3.3 पे बार, और एक देखा ऐसा जो मतलब खत्म नहीं हो रहा और संख्या भी चेंज नहीं हो रही। अगर हम पहले को ढंग से देखें तो क्या इसका दशमलव एंड हो रहा है? क्या ये भाग खत्म हो रहा है? क्या ये भाग पूर्ण हो रहा है? जी हाँ, ये भाग पूर्ण हो रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? टर्मी। दूसरी हमने देखा 3.3 पे बार, इसमें एक कंडीशन बच रही, बोले संख्या सर बार बार आ रही यानी खत्म तो नहीं हो रही, ये पूर्ण तो नहीं हो रहा, इसका भाग पूर्ण नहीं हो रहा। लेकिन ये रिपीट जरूर हो रही है। कैसी हो रही? रिपीट हो रही। यानी ये भाग इसका पूर्ण नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसका कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये क्या हो रही है? ये सर रिपीट हो रही है। जो आपका 3.3 पे बार है, ये क्या हो रहा है सर? रिपीट हो रहा है। यानी खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन कैसा हो रहा? रिपीट हो। इसका भाग पूर्ण नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा। तीसरी संख्या हमने देखी 0.1456709321। ये संख्या तो ना तो रिपीट हो रही और ना ही खत्म हो रही। तो ऐसे डेसिमल यानी ऐसे दशमलव विस्तार को नॉन रिपीटिंग अगर हम इसे देखें तो इसे देखेंगे शांत बोलते, इसे बोलेंगे अशांत। यानी ये तो खत्म ही नहीं होता। अशांत में भी 2 होते हैं, एक तो आवृत्ति वाले जिसमें आवृत्ति होती है, अशांत आवृत्ति वाले, और अशांत पुनरावृत्ति वाले। हाँ, तो क्या देखे हमने? एक देखा टर्मिनेटिंग यानी जो जिनका अंत हो जाता है, यानी जो पूर्ण हो जाते हैं दशमलव के बाद, इनका जो भागफल वो पूर्ण हो जाता, करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे क्या होते हैं? अशांत होते हैं, यानी ये पूर्ण नहीं होते। इसमें कौन कौन से होते हैं? आवृत्ति होती रहती है। और दूसरे कैसे होते हैं? इनमें आवृत्ति नहीं होती है। ऐसे थोड़ा मिटा। क्लियर? एक आवृत्ति होती है, दूसरी आवृत्ति नहीं होती है। तो बोले सर इससे क्या? इससे आपको ये पता लग जाएगा कि जिन जिनका दशमलव विस्तार शांत है, यानी कैसा है? टर्मिनेटिंग है, और अशांत आवृत्ति वाला है। ऐसा यानी कि ये दोनों ये दोनों आपके आएंगे परमे के अंदर। इसके अंदर? परमे के अंदर। और ये जो बचा वाला आएगा, ये किसके अंदर आएगा? अपरमे के अंदर। ये परमे के अंदर और ये परमे के अंदर। अगर हम आपसे कहें कि आप परमे संख्या का दशमलव विस्तार बताइए, तो आप कौन सा बताओगे? शांत और अशांत आवृत्ति वाला, यानी टर्मिनेटिंग और रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर हम आपसे कहें आप
अपर में संख्या का दशमलव विस्तार बताइए, तो आप क्या करेंगे, यानी कि ये वाला होगा अशांत और जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। क्लियर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलो जी आगे चलते हैं। क्लियर, ठीक है। चलो रेशनल नंबर भी देख लिए हमने, रेशनल भी देख लिए। अब रेशनल नंबर को क्लासीफाई करेंगे कितने में होंगे। तो सबसे पहले रेशनल नंबर क्या देखा था, जो पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख जाए, 2p/q के रूप में लिख जाए, और जहाँ क्यू किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर। अब ये रेशनल नंबर होंगे जो परमी संख्या होंगी, इनको भी हम दो भाग में विभाजित करेंगे। कौन कौन से, एक तो कंप्लीट नंबर, जो कि संख्या कैसी होंगी, पूर्ण संख्या बोलते, जिन्हें पूर्णांक बोलते, क्या बोलोगे, पूर्णांक। और दूसरे कैसी होंगी, भिन्नात्मक यानी फ्रैक्शनल। बोले सर पूर्णांक कैसी, पूर्णांक मतलब ये संख्या पूरी संख्या होंगी, ये संख्या अपने आप में कंप्लीट होंगी। बोले सर कैसे, हमने लिखा सर 1, हमने लिखा सर 2, हमने लिखा 3, हमने लिखा 4, ये सब अपने अपने पूरी संख्या है। हम नेगेटिव की बात करें, -1, -2, -3, ये सारी पूर्ण संख्या है, बस माइनस का साइन आ गया। एक ऐसी संख्या होती है जो पूर्ण तो होती है, लेकिन ना निगेटिव होती है ना पॉजिटिव, ना ही ऋणात्मक होती है ना ही धनात्मक, उसे हम बोलते हैं जीरो। तो रेशनल नंबर को दो भागों में विभाजित किया, एक तो कंप्लीट नंबर, दूसरा फ्रैक्शनल नंबर। कंप्लीट नंबर यानी पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरे अंक, 1 2 3 4, -1 2 3, -4 5 6, 0, ये होता पॉजिटिव यानी धनात्मक, निगेटिव ऋणात्मक, और ये ना धनात्मक ना ऋणात्मक। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा पूर्णांक बताइए जो ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, ये होता है जीरो। क्लियर, यदि हम पॉजिटिव धनात्मक की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1 2 3 4। इसे हम बात कर सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। कौन सी, प्राकृतिक संख्या। तो आपसे कोई पूछे बताओ प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या कुछ नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है। तो नेचुरल नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यदि हम इसी धनात्मक प्राकृतिक संख्या में किसको जोड़ दें, जीरो, यानी कि अब आपके गिनती की शुरुआत यदि जीरो से होने लगी तो ये संख्या बन जाती है पूर्ण संख्या। कौन सी, बोले सर पूर्ण संख्या क्या, कौन कौन सी पूर्ण संख्या होंगी, 0 1 2 3 आगे। यानी कि यदि हम जीरो के साथ प्राकृतिक संख्या को जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी कि होल नंबर बन जाती है। क्लियर, अब आ जाते हैं हम फ्रैक्शनल नंबर पर। फ्रैक्शनल नंबर का मतलब होता है भिन्नात्मक। यदि भिन्नात्मक है तो इनके पास एक अंश होगा, दूसरा एक हर होगा, एक न्यूमरेटर होगा, एक डेनोमिनेटर होगा। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं भिन्नात्मक संख्या। प्रॉपर क्या होता है, जिसका अंश यानी जिसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा हो, यानी जिसका अंश हर से छोटा हो। तो प्रॉपर संख्या 3/4, 2/3। इम्प्रॉपर संख्या यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर, इम्प्रॉपर कौन से होंगे, जिसका हर अंश से छोटा हो। यानी हम यूं कह सकते हैं जिसका अंश हर से बड़ा हो, जैसे कि 5/4, 4/3। तो ये सारे कैसे होंगे, अपरमी संख्या। प्रॉपर को कौन सी संख्या, प्रॉपर कौन सी होती है, प्रॉपर को कौन सी, प्रॉपर को बोलते हैं उचित भिन्न। इसे बोलोगे अनुचित भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अगली हो जाती है मिक्स्ड, इसे आप बोलोगे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कुछ नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज नथिंग, ये इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न से ही आ जाता है। यदि हम इसे भाग करें, 5/4 को लिखें तो क्या होगा, 4 एकम 4, एक बचेगा, एक सही, 1/4 1 एंड 1/4। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। क्लियर, चलो ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नंबर्स के और भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि
बात करें यदि हम नेचुरल नंबर कौन होते हैं, अभी हमने देखा धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। कहाँ से शुरुआत होती है सर, 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या है, यदि हम इसमें जीरो को भी जोड़ दिया जाए तो होल नंबर यानी कि ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ये सारी प्राकृतिक संख्या है। अब बोलते हैं सर इवन नंबर सम संख्याएं कौन है, जो सर 2 से विभाजित हो जाए, या हम यूं कह सकते हैं जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, जो 2 से विभाजित है विच इज डिविजिबल बाय 2, उन्हें आप सम संख्याएं बोलेंगे। ओड नंबर सर विषम संख्याएं कौन होती हैं, जो 2 से विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्या बोलेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी कि जो आपकी अभाज्य संख्या है, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है, प्राइम का मतलब होता है जी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जो किसी से ना कटे, यानी जो किसी के पहाड़े में ना आए, ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, या जिनका कोई गुणनखंड ना हो। क्लियर। अब बात आ जाती है जी कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। जैसा लिखा है, जो संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी वो संख्याएं भाज्य होंगी, यानी द नंबर विच इज नॉट प्राइम इज ए कंपोजिट, यानी जो भाज्य नहीं है, जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य। अगला आ जाता है कंप्लीट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट नंबर कौन से होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड का योग खुद संख्या के बराबर हो जाए, गुणनखंड का योग खुद संख्या के बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 6 के गुणनखंड करो, 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से कट जाएगा, लेकिन इसमें आपको क्या नहीं लेना, खुद नंबर नहीं लेना। यदि हम इन तीनों को जोड़ें तो 2 1 3 3 6 हो गए, यानी जिनके गुणनखंड का योग संख्या के बराबर हो जाए, बस उसमें वह वाला गुणनखंड मत लेना जो संख्या खुद। तो ऐसी संख्या को आप क्या बोलोगे, कंप्लीट नंबर। ऐसी क्या है, आप लिख लो 2 4, एक 6 है, एक 28, 496, ये 2 3 4 ऐसी संख्या जिन्हें आप याद रख लेना जो कि कंप्लीट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये संख्याएं वो होंगी जिन्हें बोलते हो सह अभाज्य, यानी ये संख्या हमेशा पेयर यानी जोड़े में पाई जाएंगी, जिनका मासा कितना होना चाहिए, 1, यानी दो संख्या जिनका मासा 1 है उन्हें आप बोलोगे सह अभाज्य संख्या। अब हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी कंप्लीट नंबर 6 है, अभी बताया था। केवल ऐसी संख्या जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, वो क्या होता, 2। एक अंक की टोटल संख्या कितनी है, 9। 2 अंक की टोटल कितनी है, आप लिखवाए थे इसको 90 कर लेना। 2 अंकों की टोटल संख्या कितनी है, 90। 3 अंकों की कितनी है, 900। 4 अंकों की कितनी है, 9000। 5 अंकों की 90,000, ऐसे कर देना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी बिल्कुल याद रख लेना, स्टार पॉइंट रख लेना। अगले 2 4 पॉइंट को और देख लेते हैं। अगर आपसे कहा है 1 से लेके 25 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या होंगी, हाउ मेनी प्राइम नंबर, तो आप आंसर देंगे सर 9। लिस्ट बना लेना। 1 से लेके 50 तक सर कितनी होंगी अभाज्य संख्या, सर 15। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेके 100 तक आपको टोटल कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी, सर 25। तो आई बात समझ में, 1 से लेके 25 तक 9 अभाज्य संख्या, 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, और 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अगर हम बात करें 25 से लेके 50 तक कितनी बची, 25 से लेके 50 तक आपको कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी, 15 में से 9 गए यानी 6। हम आपसे कहें सर 50 से लेके 100 तक कितनी मिलेंगी अभाज्य संख्या, 25 में से 50 गए जी 10। ये 5 इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको याद कर लेना। ये नंबर के हमने कुछ प्रकार पढ़े, यानी नंबर के बारे में जाना कि मैथमेटिक्स में नंबर कितने प्रकार के होते हैं और नंबर है क्या चीज। बाकी हम इनके लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।